हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम प्रियांशु वर्मा और आप देख रहे हैं ऋषि कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के ऊपर, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसपे हमेशा जो है कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति और उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रपति दोस्तों क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है हमारे भारत देश का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, हमारे भारत देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। और यह जो है देश का जो है संवैधानिक प्रधान होता है। तो आप दो चीजें ध्यान में रखेंगे जो कि अभी बताई गई हैं आपको कि राष्ट्रपति क्या होता है कि देश का प्रथम नागरिक होता है, और दूसरा क्या है, ये देश का जो है संवैधानिक प्रधान होता है। और तीसरा पॉइंट है आपका कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यानी सारे काम प्रधानमंत्री करता है लेकिन किसका नाम होता है, राष्ट्रपति का। यानी राष्ट्रपति के नाम पे सारे कार्य प्रधानमंत्री करता है। तो वास्तविक कार्यपालक जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि भारत में प्रधानमंत्री जो होता है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख जो होगा वो प्रधानमंत्री, लेकिन जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के लिए जो अनुच्छेद की शुरुआत होती है, अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, इसकी प्रावधान की गई है। तो आर्टिकल जो है 52 में ये लिखा गया है कि भारत के लिए क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद अगला अनुच्छेद इसके बाद जो है 53 है, वो जो है बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि सारे कार्य राष्ट्रपति के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। और पहला पार्ट है आपका कि औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष, यानी कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष होता है। ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसके बाद वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहले समझते हैं कि इसका इलेक्शन जो है कौन कराता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन कराता है। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन कराता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग कराता है। और दूसरा कौन करता है, तो इसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज। और वो निर्वाचक मंडल किनसे मिलकर बना होता है, आइए देखते हैं। तो उसके पहले बात जो है आप देख सकते हैं कि जो निर्वाचक मंडल है, तो निर्वाचन मंडल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो है वो संसद के जो है सदस्य होंगे, और दूसरे में क्या होंगे, वो विधानमंडल को यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखते हैं कि संसद में कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। और विधानमंडल में बात की जाए तो विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भूमिका नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या है यहाँ पे, तो इलेक्टोरल जो कॉलेज है वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, और साथ ही साथ जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभाएं हैं वहां के जो है निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों की अनुच्छेद 55 जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। तो है ये क्या, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। ये क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि किसी भी चुनाव में कई लोग खड़े होते हैं, तो ऐसे मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए
2 से 3 लोग या मैक्सिमम मान लो जो भी जितने भी लोग खड़े होते हों खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए टोटल कितने लोग भाग लेते हैं, 3 लोग, ABC। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार इनका जो है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रेफरेंस दिया जाता है किनके द्वारा? जिन लोग चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का जो लोग चुनाव करते हैं उनके द्वारा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 उम्मीदवार हैं, A, B और C, और एक कोई वोटर है उसने पहले प्रेफरेंस दिया A को, और दूसरा प्रेफरेंस दिया C को, और तीसरा प्रेफरेंस दिया B को। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है कोई दूसरा वोटर है उसने प्रेफरेंस अपना पहला दिया A को, दूसरा दिया B को, तीसरा दिया C को। और आप देख रहे हैं कि कोई तीसरा वोटर है उसने दूसरा प्रेफरेंस A को दिया और पहला B को और तीसरा C को। और मान लेते हैं चौथा कोई वोटर है उसने पहला प्रेफरेंस A को दिया और तीसरा B को और दूसरा जो है C को। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, जो फर्स्ट प्रेफरेंस पाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, यानी ए देख रहे हैं कि 3 प्रेफरेंस में फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस पहले पोजीशन पे आने के लिए किसको मिली है? ए को मिली है। इसलिए यहाँ पर ए जो है, ए के पास जो टोटल वोट होगा प्रेफरेंस वो 3 का होगा, यानी 3 लोग जो ऐसे हैं जो कि ए को पहले पोजीशन पे चाहते हैं, तो यहाँ से ए जो है आपका राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन मान लेते हैं दूसरे केस में क्या होता है कि दोनों लोगों का प्रेफरेंस अगर बराबर हो जाए, मान लो कि ए को भी 2 लोग अब फर्स्ट पोजीशन पे चाह रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि बी को भी 2 लोग जो है फर्स्ट पोजीशन पे चाह रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि दूसरा पोजीशन जो है उसको चेक किया जाएगा कि दूसरा पोजीशन किसके पास सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरा पोजीशन जो है, जो दूसरा पोजीशन है ये जो है दूसरा प्रेफरेंस ये ए के पास ज्यादा है और बी के पास सिर्फ 1 है और सी तो उसमें ही नहीं है क्योंकि सी के पास कोई भी पहला प्रेफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरा प्रेफरेंस भी सबसे ज्यादा किसके पास है? ए के पास है, इसलिए ए को यहाँ पे राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। यानी सबसे पहले ये गिना जाएगा कि सबसे ज्यादा लोग पहला प्रेफरेंस किसको दिए हैं, तो पहला प्रेफरेंस सबसे ज्यादा जिसको मिला होगा उसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस बराबर हो जाते हैं तब हम देखते हैं कि दूसरा प्रेफरेंस यानी सेकंड पे कौन व्यक्ति है जिसको ज्यादा लोग जो है पसंद कर रहे हैं, तो उसको गिना जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले जो है पोजीशन पे पहले प्रेफरेंस पे ए को 2 लोग चाह रहे हैं और बी को भी 2 लोग फर्स्ट पोजीशन पे चाह रहे हैं, तो ये तो दोनों बराबर हो गए। पहले प्रेफरेंस का वोट गिन लिया गया, दूसरे प्रेफरेंस का वोट जब गिना जाता है तो आप देखेंगे ए को जो है 2 लोग दूसरे पोजीशन पे चाह रहे हैं और बी को सिर्फ 1 लोग जो है दूसरे पोजीशन पे चाह रहे हैं, यानी कि ए के पास जो प्रेफरेंस है वो ज्यादा है, इसलिए ए को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। तो ये होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम ये होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है आपका 56। तो दोस्तों अनुच्छेद 56 ये क्या बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों देखते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि तक जो है पद धारण करेगा, यानी राष्ट्रपति तुरंत 5 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन अनुच्छेद अगर 57 की बात करें तो अनुच्छेद 57 जो है वो पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति की पात्रता की बात करता है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। और इसके बारे में संविधान में लिखा गया है कि कितनी भी बार जो है ये दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये कोई लिमिटेशन नहीं लगाया गया है कि सिर्फ 2 ही बार बना जा सकता है राष्ट्रपति, केवल 3 बार, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति आप कितनी भी बार बन सकते हैं। लेकिन अभी तक देश की आजादी से अब तक एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान में रखना अनुच्छेद 58। तो अनुच्छेद 58 जो है वो राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि वह भारत देश का नागरिक होना चाहिए। तो मस्ट ही है कि किसी भी देश का अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो वहां का नागरिक तो होना ही पड़ेगा।
दूसरा है दोस्तों कि उसकी आयु कितनी हो, 35 वर्ष की आयु हो। तो राष्ट्रपति की आयु अगर 35 वर्ष होगी तो वो राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई कर सकता है। और तीसरा पॉइंट है कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक, तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या होती है, वो जो है आप आगे पढ़ेंगे। लोकसभा सदस्य बनने की जो योग्यता होती है उसमें भी यही कि वह भारत देश का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए या 25 वर्ष का होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए कि वह किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, चौथा है वह जो है विकृत या जो है दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब लिखा गया है, लाभ के पद पर ना हो ये भी लिखा गया राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि निर्वाचक मंडल क्या होता है। तो निर्वाचक मंडल के लिए, राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के लिए क्या करते हैं कि 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 ही अनुमोदक होते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहता है तो उसके समर्थन के लिए 50 प्रस्तावक, 50 लोग, 50 सांसद ऐसे होने चाहिए जो उसको जो है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उसका प्रस्ताव नाम भेज सकते हो। ठीक है, और उसका अनुमोदन 50 सदस्य कर दें। ठीक है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कहीं भी। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए जो है 50 ऐसे प्रस्तावक होने चाहिए जो उसके नाम को आगे प्रेषित करें, और उसका अनुमोदन करने के लिए 50 लोग भी समर्थन में आ जाए, तो वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 59। तो अनुच्छेद 59 दोस्तों क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताता है कि क्या क्या होनी चाहिए। पहला कि 15,000 रुपए जमानत राशि देनी पड़ेगी, यानी 15,000 रुपए उसको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो जो है व्यक्ति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन कर सकेगा। दूसरा है कि पागल ना हो, और तीसरा है कि दिवालिया ना हो। तो ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ये आपका जो है राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त है। इसके बाद अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात की गई है कि ओथ जो है प्रेसिडेंट द्वारा क्या लिया जाएगा, और जो है कौन ओथ जो है राष्ट्रपति को दिलाएगा राष्ट्रपति बनने के बाद। तो राष्ट्रपति को जो है शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है दिलवाते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो है पद की शपथ जो है उनको दिलाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की जो शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। इसके बाद अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की बात करता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो क्या होता है, तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, और दूसरा संविधान का अतिक्रमण करने पर। तो इन दो आधारों पर राष्ट्रपति पे जो है महाभियोग लगाया जा सकता है कि जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, या दूसरा कि संविधान का अतिक्रमण करने पर। तो दो केसेज में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की वो प्रक्रिया क्या होती है। तो पहला है दोस्तों कि संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है लगाया जा सकता है। दूसरा है दोस्तों कि महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक लिखित सूचना देनी होगी, ठीक है, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना देनी होगी, और जिस पर जो है संसद के जो है यानी जिस पर सदन के जो है 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 सदस्य यानी 2/3 बहुमत यानी 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो। तो 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कराना होगा। 2/3 बहुमत मतलब अगर राष्ट्र जो है लोकसभा की बात की जाए तो 545 टोटल सदस्य होते हैं, तो 545 का टोटल 2/3 अगर किया जाए तो यहाँ से 3 2 जा 3 1 3 और 3 1 3 3 3
81 गुणे लगभग 200, 8 दूनी हुई 16 और ये 712 दो लगभग 265 सदस्य ऐसे होने चाहिए, 262 265 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो उसका जो है समर्थन करते हो। ठीक है। और ऐसे ही अगर लोकसभा की बात की है तो लोकसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं। इस समय जो है 245 है। तो 245 की अगर 2/3 निकाला जाए तो 3 3 8 24 और 3 3 तो 81 दूना कितना हो गया आपका 8 दूनी 2 2 8 16 162। तो 162 या 163 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो समर्थन करते हो, 2/3 बहुमत से जो है उसको पास करा दें। ठीक है। और दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकेगा। तो 2/3 बहुमत से दोनों हाउसेज में पास कराना होगा। जब इतने सदस्य उसके समर्थन में होंगे तब जाके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इस चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करें राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों की। तो राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी जो अधिकार है वो क्या होते हैं। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी अधिकार की बात करें तो पहला क्या होता है कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकेगा। ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और तीसरा पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति इतने लोगों की नियुक्ति कर सकता है। और चौथा पॉइंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति। तो इतना पॉइंट है कि इतने लोगों की नियुक्ति भारत का जो है राष्ट्रपति कर सकता है। क्या कौन सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की। और तीसरा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और चौथा है भारत के नियंत्रक यानी कैग की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। अगर विधायी संबंधी शक्तियों की बात की जाए जो कि कानूनी शक्तियां हैं, तो इसमें जो है पहला है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की जो है विधायी शक्तियों में आता है कि राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक जो है कानून कभी नहीं बनता है। यानी किसी भी विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद फिर राष्ट्रपति जब उसके ऊपर हस्ताक्षर करता है तो वो जो है जाके कानून बनता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में जो है बुलाने का अधिकार है। यानी राष्ट्रपति ही जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार जो है किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है। जबकि लोकसभा का जो है निलंबन कौन करता है, एडजर्नमेंट करता है वो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। जबकि लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो संसद के निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से विधेयक हैं जिनको जो है विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला है आपका दोस्तों धन विधेयक। यानी धन विधेयक को अगर जो है लोकसभा में पेश करना होगा तो सबसे पहले उस पर जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी जो विधेयक होंगे उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राष्ट्रपति का परमिशन लेना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक, यानी संचित निधि से जो है व्यय के लिए जो विधेयक होता है उसके लिए भी जो है सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। और अगर हम बात करें संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, तो वो भी राष्ट्रपति को होता है। तो जो है संसद के सदस्यों को मनोनीत भी कर सकता है राष्ट्रपति। कहाँ के, राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, टोटल 12 सदस्यों को। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, लेकिन इसको जो है संविधान के 104वें संशोधन के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया। तो इसको आपको ध्यान रखना कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2 आंग्ल भारतीयों की जो नियुक्ति की जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। राजनैतिक जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति की क्या आज्ञा होती हैं। तो आपको पहला जो इसमें पॉइंट ध्यान में रखना है कि दूसरे देशों के साथ कोई भी ऐसा समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है।
तो दूसरे देशों के साथ समझौता किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, और करता कौन है? भारत का प्रधानमंत्री करता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रपति विदेशों के लिए एक भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति के अनुमोदन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। तो राष्ट्रपति ही ऐसा है जो भारत के बाहर भारत के राजदूतों की नियुक्ति करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों की बात की है तो क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति के अंतर्गत पाई जाती है, जो कि जिसका अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 72 है। तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताता है। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद विशेष शक्तियां क्या क्या है राष्ट्रपति की, उसको ध्यान दिया जाता है। तो पहला पॉइंट इसमें है कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी एक विशेष शक्ति है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा यानी कि क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता, जबकि सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति फौजदारी क्रिमिनल केस उसके ऊपर नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं, उसको बारे में आपको पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है उसका कि राष्ट्रपति आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करें तो अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 कारणों के ऊपर लगाया जा सकता है, या तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो इन 3 कारणों के ऊपर राष्ट्रपति आपातकाल 352 उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी भारत का किसी अन्य देश के साथ युद्ध होगा तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल जरूर लागू होगा। जैसे कि 1965 में, 1948 में और 1971 में भारत में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जो कि युद्ध की वजह से हुआ था। ऐसे 1975 में आंतरिक यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि सशस्त्र विद्रोह लिखा गया, इसके पहले इसकी जगह पे लिखा गया था आंतरिक विद्रोह, आंतरिक अशांति। तो इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया था, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लगा था 1975 में और वो लगा था आंतरिक विद्रोह के आधार पे, जबकि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक विद्रोह को आंतरिक अशांति को संशोधित करके उसको लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह। यानी जब देश में सशस्त्र विद्रोह की कोई ऐसी घटना उत्पन्न होगी तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद 356 की बात करता है। जब कोई भी राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों वित्तीय आपातकाल। अगर किसी राज्य की वित्तीय स्थिति बिगड़ जाती है तो क्या होता है, वहां पर उस राज्य में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 360 के तहत। तो दोस्तों इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट हमारे व्यक्तित्व हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जो कि कंपटीशन में पूछता रहता है। तो इस प्रकार से भारत के अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये ऐसे एक राष्ट्रपति थे प्रथम जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति भारत के बने थे। दूसरा पॉइंट है कि भारत एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा पॉइंट है दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो प्रतिभा सिंह पाटिल थी, वो आपको ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट है निर्विरोध जीतने वाले जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। छठवां पॉइंट आपका ये है कि राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु काल जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई। तो ऐसे 2 राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो कौन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन
और फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये दो ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी जो है मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल्स थे उनके बारे में आपको बता दिया गया, उनके कार्यकाल शक्तियाँ, इन सब के बारे में आपके से चर्चा कर दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।